हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज का फिर एक अंक जो कि जीएस का एमसीक्यू है, 50 प्रश्नों का, ये लगातार सेट आपके लिए लाया जा रहा है। तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो वातावरण प्रदूषक के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये वातावरण प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद है। दूसरा देखिए, आसमान नीला दिखता है, क्या कारण है? आसमान नीला दिखने का क्या कारण है? देखिए, अगर आप पढ़े होंगे तो इसका सही जवाब आप यहाँ देख सकते हैं। प्रकाश का परिकिरणन होता है, तभी हम आकाश को नीला देख पाते हैं। प्रकाश के परिकिरणन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण कोई वस्तु हम देख पाते हैं। ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण अगर कोई आपसे पूछे या प्रश्नों में पूछ ही लिया जाता है प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, तो जैसे पानी में छड़ी का टेढ़ा दिखना, छड़ी का टेढ़ा दिखना, ठीक है, दिखना। और भी इसके उदाहरण है, प्रकाश अपवर्तन के और भी उदाहरण है, जैसे कि तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना, ये भी इसका उदाहरण है। इन सारी चीजों को आप देखते जाएं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। तारे का टिमटिमाना किस कारण से है? पानी में छड़ी का टेढ़ा दिखना किस कारण से होता है? एक और होता है, यहाँ देखिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा में चमक होती है, हीरा चमकता है, हीरा चमकता है। देखिए, ये भी नोट कर लें, इसमें 1 2 3 4 पॉइंट है। ठीक है, याद रखें, 4 पॉइंट आप यहाँ पे कवर कर लिए। आगे देखेंगे तीसरा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? सिर्फ वर्ष पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ये 2013 ईस्वी में पारित किया गया है। याद रखना है, 2013 ईस्वी में। आगे चौथा, सती प्रथा का निषेध। सती प्रथा इंपॉर्टेंट है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से बार बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। सती प्रथा खास करके ये 1829 ईस्वी में इसका निषेध किया गया था। और उस समय जो गवर्नर जनरल था भारत का, लॉर्ड विलियम बेटिंग था। लॉर्ड विलियम बेटिंग था, याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेटिंग था। ठीक है। और इसी के सहयोग से, इसी के प्रयास से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का निषेध किया गया। सती प्रथा की अगर हम बात कर लें तो सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें, सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है एरन अभिलेख में। कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में। और यह अभिलेख कब खोजा गया था? 510 ईस्वी का ही ये अभिलेख है, एरन अभिलेख 510 ईस्वी का। भानुगुप्त, गुप्त वंश का शासक था भानुगुप्त, ठीक है, इसी का यह अभिलेख है। 510 ईस्वी में खोजा गया था, जिसमें सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा सती प्रथा का उल्लेख लगभग कहीं नहीं मिलने का प्रमाण है। तो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग के प्रयास से, सहयोग से सती प्रथा का निषेध किया गया। आगे देखें पांचवा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की गठन की अगर हम चर्चा करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी, स्थापना कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। स्थापना कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। और इसके संस्थापक सदस्य जो किस किए थे, इन्हें चंद्रशेखर आजाद के नाम से हम लोग जानते हैं। हालांकि भगत सिंह भी संस्थापक सदस्यों में से एक थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद मुख्य रूप से इनका नाम आता है। आगे देखें, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। चित्तौड़ कहाँ है? ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है चित्तौड़, ठीक है। और ये कीर्ति स्तंभ बनाया गया था या जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। किनके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था, लगभग 1448 ईस्वी में। याद रखना है इसको भी, 1448 ईस्वी में लगभग ये बनाया गया था कीर्ति स्तंभ। आगे देखेंगे सातवां, इनमें कौन पहाड़ गुजरात से दिल्ली तक विभिन्न रूप से फैला हुआ है? गुजरात से दिल्ली तक कौन ऐसा पहाड़ है? देखिए, सतपुरा पहाड़, ये
मध्य भारत में है लगभग, तो ये दिल्ली तक नहीं पहुंचता है। विंध्याचल पर्वत भी मध्य भारत में ही है। अरावली की बात करें तो ये सही जवाब हो जाएगा। अरावली पर्वत जो है ये गुजरात से लेके दिल्ली तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई की अगर हम बात कर लें तो 692 किलोमीटर का यह लंबाई है। 692 किलोमीटर अरावली पर्वत का है। और सर्वाधिक क्षेत्र अगर बात करें कहाँ है, तो इसका सर्वाधिक क्षेत्र जो है, सर्वाधिक क्षेत्र की अगर बात करें तो यह राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में लगभग 80% भाग है। 80% भाग कहाँ है? राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान बड़ा राज्य भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अरावली हो गया जो कि 692 किलोमीटर तक लंबा है। ये गुजरात से दिल्ली तक की फैला हुआ है। 8वां देखिए, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर है? अगर सतलज की यहाँ पे चर्चा कर लें तो सतलज पर विश्व का भारत का सबसे बड़ा बांध परियोजना है। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पे देख लें, सबसे बड़ा कहाँ है? सतलज पर भाखरा नांगल है। भाखरा नांगल परियोजना है ये। ठीक है, झेलम नदी की अगर बात करें तो झेलम पर है तुलबुल परियोजना। ठीक है, तुलबुल परियोजना कहाँ है? झेलम पर है। ब्यास पर भी एक है, ब्यास परियोजना के नाम पर, ये भी याद रखना है। और इसका सही जवाब हो जाएगा भारत पाक बगलिहार योजना जो है, परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर है। आगे देखेंगे 9 नंबर, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? देखिए, विधानसभा सदस्य नहीं रहते हुए भी किसी को मंत्री, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में भी वैसा हो तो वैसी स्थिति में बन सकता है मंत्री। लेकिन तभी तक वो मंत्री बनेगा जब तक वह, यानी कि 6 माह के अंदर उसे सदस्यता हासिल करनी होगी। ठीक है, सदस्यता हासिल करनी होगी 6 माह के अंदर, तभी वो मंत्री पद पर बना रह सकता है। विधानसभा का अगर गठन की बात करें, विधानसभा का गठन की अगर हम बात करें तो यह अनुच्छेद कहाँ वर्णित मिलता है? अनुच्छेद 170 में वर्णित है। ठीक है, विधानसभा का गठन कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 170 में वर्णित है। विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? कार्यकाल की अगर हम बात करें तो यह 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। लेकिन इसके पहले भी अगर बहुमत सिद्ध ना हो पाए या बहुमत में कोई दिक्कत हो तो सरकार गिर सकता है, यानी कि ये अस्थायित्व खत्म हो सकता है 5 वर्ष से पहले भी। आगे देखेंगे, पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? किण्वत यहाँ लिख दिया गया है, रेनी में इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे 12, निम्न धातु में से कौन प्रकृति में मुक्तावस्था में पाई जाती है? मुक्तावस्था यानी कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो यह सोना है, सोना धातु है जो कि मुक्तावस्था में पाया जाने वाला धातु है। ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? ट्रेकोमा बीमारी जो होता है यह संक्रामक बीमारी होता है और यह आंख में फैलता है। ठीक है, संक्रामक बीमारी है और यह आंख में फैलता है, संक्रामक डिजीज है, ध्यान देना है इस चीज को। अमीर खुसरो के शासक के दरबारी कबीर थे? अमीर खुसरो को देख लें। अमीर खुसरो का जन्म की अगर हम बात करें तो एटा में इसका जन्म हुआ था। एटा में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगर हम अमीर खुसरो की बात कर लें, अमीर खुसरो को बोला जाता है तूतीय हिंद के नाम से भी बोला जाता है। तूतीय हिंद मतलब तोता, भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। और की अगर बात करें तो ये अमीर खुसरो को एक विद्वान भी था, ठीक है, लेखक भी था, संगीतज्ञ था, कवि था, तो बेहद विचित्र किस्म का आदमी था ये भाई। तूतीय हिंद इसे बोला जाता है। संगीत के क्षेत्र में भी इसका अहम योगदान है, संगीत के क्षेत्र में खास करके संगीत के क्षेत्र में भी अहम योगदान है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें कि अमीर खुसरो किस कारण से याद किया जा सकता है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। दरबारी कवि किसका था? ये अलाउद्दीन खिलजी का था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी से भी यह पहले दरबारी रह चुका है, बाद में देखेंगे इस चीज को। अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र, ये बहुत आसान है, आप जानते होंगे अगर आप तैयारी किए होंगे तो। अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र सबसे पहले कहाँ खोला था? सूरत में खोला था। और कंपनी का क्या नाम था? कंपनी का नाम बताइए। ठीक है, कंपनी का नाम बताइए जल्दी से।
तो कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और यही कंपनी भारत पर शासन किया था, यही कंपनी भारत में शासन किया था 200 वर्षों तक, 200 से ज़्यादा 250 वर्षों तक। तो कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और इसकी स्थापना की अगर हम चर्चा कर लें, स्थापना की अगर हम चर्चा कर लें तो 1908 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा पहला जो केंद्र स्थापित किया गया था व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 1908 ईस्वी में सूरत में किया गया था, ठीक है। अब 16 नंबर सवाल यहाँ पे देख लेंगे। देखिए 1857 में बैरकपुर में जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, वो उसकी शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन में ढेर सारा क्वेश्चन है। 1857 में कहाँ विद्रोह हुआ था? तो बैरकपुर में। बैरकपुर में जो विद्रोह किया था वो किसने किया था? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा मंगल पांडे। और ये जो मंगल पांडे जो सिपाही थे वो किस कह सकते हैं इन्फेंट्री के थे, ठीक है। तो ये 34वीं के थे, 34वीं बटालियन कह सकते हैं, इन्फेंट्री कह सकते हैं, नेटिव इन्फेंट्री, इन्फेंट्री इसको बोला जाता है, इन्फेंट्री बोला जाता है, ठीक है। इसके ये सिपाही थे, मंगल पांडे की बात कर रहे हैं। अगर 1857 में सबसे पहली क्रांति की अगर बात करें तो बैरकपुर नहीं होगा, ये भी ध्यान आपको देना है। 10 मई को सबसे पहला ये क्रांति हुई थी, 10 मई 1857 ईस्वी को सबसे पहला क्रांति, यहाँ पे लिख देते हैं पहला क्रांति, ठीक है। 1857 का पहला क्रांति 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था और मेरठ के छावनी में हुआ था, मेरठ के छावनी में हुआ था। सिपाही विद्रोह ही हुआ था और वह 20वीं इन्फेंट्री का सिपाही था। कहाँ क्या था? 20वीं इन्फेंट्री का सिपाही था। तो ये सारी चीजों को भी आप नोट कर ले, एक एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री का सिपाही था? तो ये 34वीं का था, याद रखना है। और सबसे पहला जो क्रांति हुआ था वो किस तारीख को हुआ था? तो 10 मई को हुआ था। और वो कहाँ हुआ था सबसे पहले? तो मेरठ में हुआ था और 20वीं इन्फेंट्री के सिपाही ने ऐसा किया था। अगर 1857 का प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें, प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें, प्रतीक चिन्ह तो कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी, कमल और रोटी। एक चीज और आपको बताना है, आप बताइए कि 1857 की क्रांति को सबसे पहला स्वतंत्रता की क्रांति से नवाजा है, कहा है, लिखा है किसने? बी.डी. सावरकर ने। इसे भी आप याद रखें। 17 देखें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है और इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई है। हालांकि यह जब स्थापित किया गया था तो सन क्या था? 1875 ईस्वी। सन क्या था? 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। हालांकि ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की हम बात कर रहे हैं, स्थापना की हम स्थापना की बात कर रहे हैं 1875 ईस्वी में। और उस समय इसका क्या नाम था? एंग्लो इंडियन मुस्लिम, ठीक है। एंग्लो इंडियन मुस्लिम कॉलेज इसके बोला जाता था, स्कूल बोला जाता था। ये दोनों किस्म का था 1875 ईस्वी में। बाद में चलकर 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी की अगर हम बात कर लें तो इसका नाम रखा गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसे कहा गया, ठीक है। विश्वविद्यालय इसे कहा गया। कब? 1920 ईस्वी से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसका नाम दिया गया। और इसके संस्थापक अगर मान ले तो सैयद अहमद खान है, जो कि 1875 ईस्वी में किए थे। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा स्टील यानी कि जिसे हम लोग इस्पात भी कहते हैं, ये संयंत्र कौन सा है? अगर वर्तमान की बात करें तो यह भिलाई हो जाएगा। भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब करवाया गया था? सबसे पहले जो आम चुनाव करवाया गया था, याद रखें, पहला बार ऐसा हुआ था कि विधानसभा और लोकसभा का एक ही बार चुनाव हुआ था। विधानसभा के साथ ही लोकसभा का चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था। और प्रथम अगर प्रथम चुनाव आयुक्त की बात करें, चुनाव आयुक्त की बात करें तो कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे।
ठीक है। प्रथम आम चुनाव की अगर बात करें तो 1952 ईस्वी में ये आम चुनाव करवाया गया था, जिसमें क्या किया गया था, लोकसभा का चुनाव किया गया था। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव एक ही बार करवाया गया था पूरे भारत में। और उस समय प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसे देखते जाएं। आगे देखेंगे, किस स्थान से प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी प्राप्त हुई है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा है यहाँ पे। तो कांस्य, ये जो कांस्य नर्तकी प्राप्त हुई है, नाचती हुई एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। कहां से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है, ये सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहां, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये मोहनजोदड़ो चला गया है। हड़प्पा की बात करें तो ये भी सिंधु नदी के किनारे ही है। ये भी क्या है, सिंधु नदी के किनारे ही है, ध्यान देना है। ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है और पाकिस्तान में ही भी है। ठीक है। और सबसे बड़ा स्थल ये है। लोथल की बात कर लें और कालीबंगा की बात कर लें, दोनों भारत में है। दोनों कहाँ हैं, भारत में। लोथल की अगर हम चर्चा कर लें तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे है, जो कि गुजरात में है। गुजरात में है। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। और बंदरगाह के रूप में लोथल का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बंदरगाह के रूप में प्रयोग किया जाता था लोथल का। कालीबंगा की बात करें तो यह राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है कालीबंगा। इसे क्या क्या प्राप्त हुआ था आप बताइए, इसे हम करवा चुके हैं। तो राजस्थान से क्या क्या मिला था, काली चूड़ी का अवशेष मिला था। ठीक है, जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला था। जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। हालांकि क्वेश्चंस लोथल से, कालीबंगा से सबसे ज्यादा आते हैं, मोहनजोदड़ो से आते हैं। आगे देखेंगे, 21 महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहाँ पे क्वेश्चन है, किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और महात्मा गांधी केवल एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, एकमात्र बार, और वह किए थे बेलग्राम में 1924 ईस्वी में। अंतिम और पहला जो कह सकते हैं, एकमात्र। तो 1924 याद रखना है। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था। तो द्वैत शासन दो तरह के, एक प्रांत में और एक केंद्र में। तो प्रांत की चर्चा हो रही है यहाँ पे। अगर केंद्र की चर्चा होगी तो ये 1935 ईस्वी हो जाएगा। अगर प्रांत की, यहाँ पे हालांकि खोला हुआ नहीं है, अगर प्रांत की बात करें तो 1919 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को याद रखना है। प्रांतों में कब द्वैत शासन लागू किया गया था, तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अनुसार। ठीक है, और अगर केंद्र में बोला जाए कि द्वैत शासन प्रारंभ कब से किया गया था, तो 1935 ईस्वी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, एक एक करके सभी को थोड़ा सा देख लें। लॉर्ड मिंटो रिफॉर्म्स की अगर बात करें, इसका सही जवाब की बात करें तो ये सी हो जाएगा। अब एक एक करके सभी को देख लें। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 ईस्वी में जो आया था। ठीक है, ये मार्ले जो थे ये भारत के सचिव थे, मिंटो जो थे, याद रखना है, इसको हमेशा याद रखें, इसको याद रखना है। मिंटो जो थे वो क्या थे, लॉर्ड मिंटो, ये भारत के गवर्नर थे। ठीक है, 1909 ईस्वी में जो आया था ये क्या था, पृथक निर्वाचन से संबंधित है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचक क्षेत्र किसके लिए, मुस्लिमों के लिए। मुस्लिमों के लिए याद रखना है, पृथक निर्वाचक क्षेत्र की स्थापना की गई थी मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा। उसके बाद अगर बात कर लें, दूसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। तो ये प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। इसके अलावे भी सबसे पहले महिला को मत देने का अधिकार मिला था। महिला को मत देने का अधिकार भी इसी से मिला था, 1919 ईस्वी से ही। पहले मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में 1919 ईस्वी से ही महिला को मत देने का अधिकार दिया गया। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई इसके द्वारा। लोक सेवा आयोग की स्थापना। तो ये सभी पॉइंट आपको याद करने हैं। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी, ये फरवरी 1928 ईस्वी में भारत आया था साइमन कमीशन, और इसके विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ये भी याद करना है कि लाला लाजपत
चंद्रपत राय की मृत्यु किसके विरोध के कारण हुआ था, किसके विरोध करने पर लाठी लगा था और इनकी मृत्यु हुई थी? तो साइमन कमीशन 1928 हो जाएगा। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट की अगर बात कर लो 1935 की, तो इसके द्वारा ही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। केंद्र में द्वैध प्रणाली, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किया गया, ठीक है। और रिजर्व बैंक की भी स्थापना इसी के द्वारा की गई थी। रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी से हमारा जो संविधान है उत्प्रेरित है। ढेर सारे यहाँ से अनुच्छेद लिए गए हैं, भाग लिए गए हैं। 1935 ईस्वी को फॉलो किया गया है, बेस माना गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए भी। अब आगे देखें 23 नंबर, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? सिर्फ ये क्वेश्चन है, किसके दरबार में था ये क्वेश्चन है। तो अकबर संगीतज्ञ था, अकबर के दरबार में रहता था और इसका ओरिजिनल नेम कह सकते हैं तो रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे, ठीक है, इसका नाम क्या था? रामतनु पांडे था अकबर का, सॉरी तानसेन का। कितने देशांतरों में पृथ्वी बटी हुई है? देखिए ग्लोब में देशांतर और अंशांश को उकेरित किया गया है, ध्यान देना है। तो देशांतरों में कितने देशांतर में पूछ रहा है? तो 360। 360 देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। अगर अंशांश की बात कर लें तो कितने हैं? अंशांश की बात कर ले तो कितने हैं? 180। इसे भी याद करें आप। आगे देखें किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ था? कब यह लाया गया था, पारित हुआ था? तो ये 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम, इसे भी याद रखें। इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्न में कौन मौलिक अधिकारों की संरक्षक है? मौलिक अधिकार जो भाग 3 में दिया गया है, कहां वर्णित है? संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अनुच्छेद की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो 12 से लेके 35 तक यह अनुच्छेद में वर्णित है। अगर चर्चा कर ले मौलिक अधिकारों की तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। 6 प्रकार कौन कौन है? जैसे कि समानता का अधिकार हो गया जो कि अनुच्छेद 14 से, इसे भी अगर आप चाहें तो नोट कर देते हैं। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार ये कहां से कहां तक है? 14 से 18 अनुच्छेद में वर्णित है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये कहां से वर्णित है? 19 से लेके 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये क्या है? 23 और 24 में वर्णित है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये कहाँ है? ये 25 से लेके 28, ठीक है, 25 से लेके 28 अनुच्छेद में वर्णित है। उसके बाद आता है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार ये कहाँ आता है, वर्णित कहाँ है? ये 29 और 30 में वर्णित है। 29 और 30 में वर्णित है। और एक और आता है लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार ये कहाँ वर्णित है? ये अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो ये 6 प्रकार के आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 5 प्रकार के मेनली रूप से होते हैं जिसे सुरक्षित करने के लिए, अपनाने के लिए ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार 6ठे रूप में दिया गया है जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। और संरक्षक की बात करें तो ये न्यायपालिका है जो कि संरक्षण कर सकते हैं, चाहे उच्चतम न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो। तो ये सारी प्रक्रियाओं को, सारी चीजों को समझना होगा। आगे देखें निम्नलिखित में किस प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता की हम चर्चा कर चुके हैं। ये भाग 2 में वर्णित है। भाग 2 में वर्णित है भारत की नागरिकता। और यह अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में वर्णित है। इसे भी याद करें, भारत की नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। और भारत की नागरिकता से संबंधित पहला जो कानून आया था
पहला कानून की अगर बात करें तो 1955 ईस्वी में ये आया था। तो जन्म से भी नागरिकता मिलती है, वंशानुक्रम से भी नागरिकता मिलती है और देशीयकरण से भी नागरिकता मिलती है, यानी कि ये चारों सही जवाब हो जाएगा। देशीयकरण से यानी कि रहने से, लगातार रहने से। संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन, तो सामाजिक न्याय दर्शन की अगर बात कर लें, अगर बात आए तो सबसे पहले चल जाएं सीधे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। इसका वर्णन आपको भाग 4 में मिलेंगे, ठीक है। और अगर अनुच्छेद की बात कर लें तो अनुच्छेद कहाँ 36 से लेके 51 तक में यह वर्णित है। और ये जो सामाजिक न्याय की चर्चा हो रही है ये अनुच्छेद 38 में वर्णित है, याद रखना है इसको भी, ठीक है। सामाजिक न्याय दर्शन कहाँ निहित है? निर्देशिक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। किसकी कमी से क्वाशरकोर नामक बीमारी होती है? क्वाशरकोर ये बीमारी विटामिन, प्रोटीन, पोषक तत्व या फिर कह सकते हैं बैक्टीरिया जनित बीमारी, उसके बाद कह सकते हैं वायरस जनित बीमारी, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। ये सारी चीजों को याद करें, बायोलॉजी से ज्यादातर प्रश्न इन्हीं सभी टॉपिक से आते हैं। तो क्वाशरकोर जो बीमारी होती है ये प्रोटीन की कमी से होती है, ठीक है। क्वाशरकोर बीमारी खाद्य पदार्थों में अगर प्रोटीन की कमी हो तो होती है, याद रखना है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा निजी संपत्ति का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार पहले था, उस सूची से निकाल दिया गया है? पहले जो मौलिक अधिकार दिए गए थे वो कितने प्रकार के थे? पहले जो मौलिक अधिकार दिए गए थे ये 7 प्रकार के थे, ठीक है, 7 प्रकार के। उसमें से एक था निजी संपत्ति का अधिकार, जिसे 1978 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। 1978 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया और इसे कानूनी अधिकार दे दिया गया। तो निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से कब निकाला गया? तो वो संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? अगर बात कर लें सन की तो यह 1978 ईस्वी में हुआ था। और इसके तहत अनुच्छेद 31 में जो वर्णित था, ये अनुच्छेद पहले किसमें वर्णित था? अनुच्छेद 31 में वर्णित था, ठीक है, निजी संपत्ति का अधिकार, जिसे समाप्त करके कानूनी अधिकार दिया गया और उसे 300A में रखा गया। ये भी आप याद रखें। विश्व पर्यटन दिवस की चर्चा हो रही है, तो विश्व पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 27 सितंबर, 27 सितंबर। आगे, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक की अगर चर्चा करें तो वो प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है। और अगर द्रव्यमान संख्या पूछा जाए, द्रव्यमान बताइए, द्रव्यमान कैसे आप निकालेंगे? तब ये हो जाएगा न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग द्रव्यमान कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम बहुआयत पाया जाता है। आगे देखें 34 नंबर, वायु प्रदूषण का सूचक। तो वायु प्रदूषण का सूचक जैसे ही क्वेश्चन आए तो लाइकेन को मारना है। लाइकेन का निर्माण कैसे होता है? पढ़े होंगे आप, कवक और शैवाल के द्वारा यह निर्मित होते हैं। लाइकेन किन किन चीजों से बने होते हैं? कवक और शैवाल से। आगे, किस कारण से समुद्र का नीलापन होता है? क्वेश्चन को दोहराया गया है, लगता है प्रकाश परिकिरण के कारण ऐसा संभव होता है। प्रकाश का परिकिरण के कारण ही समुद्र का नीलापन दिखता है। आगे देखें 36, संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है यह समाप्त होने का विषय नहीं है, यह अस्थायी सदन होता है, इसे याद रखना है। ये क्या होता है? राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा को अस्थायी सदन बोला जाता है, अस्थायी सदन बोला जाता है। अस्थायी सदन कहने का मतलब है इसका विघटन नहीं होता है, ठीक है, इसका विघटन नहीं होता है, तो अस्थायी सदन हो गया। इसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका विघटन नहीं किया जा सकता, यानी कि समाप्त नहीं हो सकता है। और अगर राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल की अगर चर्चा करें, सदस्य की अगर हम बात करें, राज्यसभा की नहीं, राज्यसभा सदस्य की अगर हम चर्चा करें तो यह कितने वर्ष तक होता है? 6 वर्ष तक होता है। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है ये कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। और हमेशा याद रखें 1/3 यानी कि 1/3 जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल समाप्त किया जाता है हर 2 वर्षों पर, हर
2 वर्षों पर समाप्त किया जाता है। 1/3, जैसे मान के चले कि अगर 250 है तो उसका 1/3 जो होगा हर 2 वर्ष में वो चेंज होते चल जाएगा। याद रखना है इस चीज को। आगे देखेंगे 37, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन हो सकता है। अगर राष्ट्रपति का पद भी खाली है तब तो उपराष्ट्रपति होगा। अगर दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, तो वह है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश है जो कि राष्ट्रपति का पद संभालेगा, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो संवैधानिक पद होता है। आगे 38, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ, ये कार्बन, वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला बोला जा रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रदूषक की बात कर लेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, लेकिन खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखें। प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? प्रार्थना समाज का गठन 1867 ईस्वी में किया गया था। 1867 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किया गया था। कहाँ? बंबई में। बंबई उस समय का और इस समय का मुंबई। बंबई उस समय का था, ये राज्य था जो कि महाराष्ट्र और गुजरात एक था पहले, जिसे 1960 ईस्वी में अलग किया गया। सुंदरबन के जंगल को क्या कहते हैं? देखिए आसान है, ये मैंग्रोव जंगल के नाम से जाना जाता है। मैंग्रोव, सुंदरबन के जंगल को मैंग्रोव जंगल कहा जाता है। आज का 41 नंबर सवाल, सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग का होता है? देखिए रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, ए है, बी है, ओ है, ए बी है। इसको सर्वग्राही है, ये सर्वदाता के नाम से जाना जाता है, यानी कि किसी को भी ये अपना ब्लड दे सकता है, दान कर सकता है। जबकि ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही ए बी को बोला जाता है। उसके बाद 42, प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? प्रथम ओलंपिक खेल की बात हो रही है तो प्रथम ओलंपिक खेल की शुरुआत की अगर बात करें तो ये 776 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। आगे देखेंगे 43 नंबर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। प्रथम अगर पृथ्वी सम्मेलन की बात कर लें तो यह सबसे पहले 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में किया गया था। रियो, ठीक है, इसे रियो डी जेनेरो बोल सकते हैं, ये शहर का नाम है। ये 1992 ईस्वी में शुरुआत की गई थी, पहला सम्मेलन हुआ था। आगे देखेंगे भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? शीतकालीन वर्षा यानी कि ठंडे के मौसम में वर्षा होती है, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। उत्तर पश्चिम की चर्चा हो रही है तो पश्चिमी विक्षोभ याद रखना है, हर एक पॉइंट को याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा गणित का पुरस्कार पूछा जा रहा है तो ये एबेल पुरस्कार हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा ये अवार्ड है। ये नोबेल अवार्ड आप जानते होंगे 1901 ईस्वी में यह शुरुआत किया गया था। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1901 ईस्वी में। और किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है किस किस क्षेत्र में? याद करें, नोबेल अवार्ड दिया जाता है साहित्य में, दिया जाता है अर्थशास्त्र में, दिया जाता है चिकित्सा में, दिया जाता है भौतिकी में, दिया जाता है रसायन में, दिया जाता है शांति के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखने हैं। बुकर अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर अवार्ड की बात करें तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में भी पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? सतलज, चिनाब, रावी ये तीनों नदियां जो है ये सिंधु का सहायक नदी है। सिंधु कुछ भाग भारत में बहती है और बाकी क्या बहती है? पाकिस्तान में बहती है। सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ये भी याद रखना है। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में यह समझौता हुआ था, याद रखना है। ये दक्षिण भारत की नदी है, गंगा मध्य भारत की है, ब्रह्मपुत्रा जो है पूर्वोत्तर भारत की नदी है। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलता है? मानसरोवर
यानी कि ये तिब्बत से निकलता है, चीन से होते हुए भारत में प्रवेश करता है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र बहुत अपवाह के क्षेत्र की दृष्टि से अगर कहें तो ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसमें सबसे बड़ा द्वीप भी है, माजुली द्वीप, याद रखना है, माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। ये माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो नदी में बना हुआ है और यह ब्रह्मपुत्र नदी में है। इसे भी याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है। आगे, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। देखिए जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ऑप्शन देख के पट से आपका आंसर आ जाएगा। ये कांच से जब गुजरता है प्रकाश तो न्यूनतम हो जाता है इसका चाल। अब देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है, आप सुमेलित कीजिए क्योंकि बार बार ये हम बता चुके हैं, कितनों बार ये बता चुके हैं। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है तो अस्कर्वी डिजीज हो जाएगा। विटामिन डी से कौन होता है तो एरिकेट्स बीमारी हो जाएगी। विटामिन बी की बात करें तो बेरी बेरी हो जाएगा। विटामिन ए की बात करें तो इसकी कमी से रतौंधी बीमारी होती है। दोस्तों वीडियो देखने से सारे आपके प्रश्न हल हो जाएंगे, आपकी जो भी समस्या है याद रखने की वो भी हम समाप्त कर देंगे। बस आपका एक ही काम है, शेयर करना, दोस्तों को शेयर करना, लाइक कमेंट करना और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों एक एक चीज़ आपको इस तरह से आपके दिमाग में घुसाया जाएगा कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, याद रखना आपके लिए भारी पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा पढ़ाई है, इस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, इस तरह से हम पढ़ाएंगे कि याद रखना आपके लिए मजबूरी हो जाएगा, याद रखना आपके लिए मजबूरी हो जाएगा, कर देंगे हम। इसलिए हर एक प्रश्न आपके लिए, कौन सा अभयारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? एशियाई शेर का घर, देखिए क्वेश्चन पढ़िए आंसर मारिए। गिरवन राष्ट्रीय पार्क जो कि कहाँ है? गुजरात में है। एशियाई शेर का घर है ये गिरवन, जो गुजरात में स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क आपसे पूछा जाए कहाँ है तो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। इसका नाम चेंज किया गया है, इसे रामगंगा नेशनल पार्क की संज्ञा दी गई है। रामगंगा, पहले इसे हेली पार्क के नाम से जाना जाता था, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है और सबसे पुराना है। भारत का सबसे पुराना भी ये पार्क है, भारत का सबसे पुराना है। 1935-36 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में स्थित है और इसमें एक नदी बहती है, रामगंगा नदी। ठीक है, नेशनल पार्क के होते हुए बहती है, यही कारण है कि इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क भी रखा गया है, जो कि हाल फिलहाल का इसका नाम है।